नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं, जो कि ओरिजिनल या क्वेश्चन पेपर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के सबसे पहला प्रश्न, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर बतलाइए, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्थोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फेलियो वनस्पति या फिर सह वनस्पति, इसको क्या कहते हैं बतलाइए। पराग कणों के अध्ययन को फेलिएंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि कवक में यौन प्रजनन किस माध्यम से उत्पन्न होता है? बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कवक में यौन प्रजनन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बतलाइए यहाँ पे सभी लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए ए है जू स्पोरेंजियो स्पोर, ऊ स्पोर और एस्कोस्पोर। ऑप्शन बी है जू स्पोर, ऊ स्पोर और एस्कोस्पोर। ऑप्शन सी है स्पोरेंजियो स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर और ऑप्शन डी है ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर या फिर बेसिडोस्पोर। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर, पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रजनन किसके द्वारा होता है? स्टोलन, ऑफसेट, रनर या फिर सकर, किसके द्वारा यहाँ पर होता है बतलाइए। देखिए यहाँ पे यह पौधा जो है वह पिस्टिया का पौधा है। इसमें किसके द्वारा प्रजनन होता है? तो इसको में जो प्रजनन होता है वह ऑफसेट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑफसेट इन पिस्टिया, ऑफसेट के द्वारा होता है इसको में प्रजनन। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, एंथेसिस एक घटना है जो संदर्भित करता है परागकण का निर्माण, पुंकेसर का विकास, फूल कली का खिलना या फिर परागकण का स्वीकृति स्टिग्मा के द्वारा। क्या होता है? एंथेसिस घटना किसको संदर्भित करता है बतलाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फूल कली का खिलना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, अवशिष्ट परिसिस्टेंट न्यूसेलस के रूप में जाना जाता है पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, इंटेगुमेंट या फिर साइटोप्लाज्म यानी कि बीज पत्र। बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरिस्पर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर पेरिस्पर्म। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस से इंडोटॉक्सिक क्राइफस्ट प्रभावित करता है निमेटोड, बोलवर्म, मच्छर या फिर मक्खियाँ, किसको प्रभावित करता है? बतलाइए यहाँ पर सभी लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बोलवर्म। बोलवर्म को प्रभावित करता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, प्रश्न है यहाँ पर, पीसीआर एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए के इन विवो रेप्लिकेशन के लिए, ऑप्शन बी एमआरएनए के इन विवो संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी एमआरएनए के इन विट्रो संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन जो डी है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी है, इसको ऊपर कर लेते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग कर विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की इन विट्रो में नकल के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देखिए इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन सा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का एक स्रोत नहीं है? बतलाइए कौन सा स्रोत नहीं है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इश्रिशिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस या फिर बैसिलस
एमाइलोली क्या हो जाएगा इसका बतलाइए सभी लोग, इसका बतलाइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, एक सेफेरोफाइट जो एक परजीवी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है ऐच्छिक सड़ी हुई वनस्पतियों पर जीने वाला पौधा, ऑप्शन बी है लाचार सड़ी हुई वनस्पतियों पर जीने वाला पौधा, ऑप्शन सी है ऐच्छिक परजीवी और ऑप्शन जी है लाचार परजीवी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऐच्छिक सड़ी हुई वनस्पतियों पे जीने वाला पौधा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर बतलाइए सभी लोग। कौन सा पारिस्थितिकी की प्रणाली प्राथमिक उत्पादकता है, तालाब, महासागर, रेगिस्तान या फिर वन। बतलाइए प्राथमिक उत्पादकता यहाँ पर कौन है। प्राथमिक उत्पादकता यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर देखिए, फॉरेस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न देखिए है पारिस्थितिक की तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है। प्राथमिक उत्पादकता, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच इंटरचेंज, उत्पादकों की संख्या या फिर उपभोक्ताओं की संख्या किस पर निर्भर करती है, यहाँ पर बतलाइए सभी लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, ओकाज़की के योगदान में किस चीज़ का समझने के लिए जाना जाता है। प्रतिलेखन, अनुवाद, डीएनए प्रतिकृति या फिर उत्परिवर्तन। किसके समझने के लिए ओकाज़की जाना जाता है यहाँ पर बतलाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डीएनए प्रतिकृति, ऑप्शन नंबर सी, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है डबल हेलिक्स, इरोजन आधार अनुक्रम, एरर्स इन बेस सीक्वेंस यहाँ पे है, पॉलीमॉर्फिज इन सीक्वेंस, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या आधार है यहाँ पर बतलाइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या आधार है यहाँ पर बतलाइए सभी लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस क्रम में बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टर्नर सिंड्रोम है, XO, XXY, XXX या फिर XYY। तो टर्नर सिंड्रोम में टोटल 45 क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम के अभाव होता है, यानी इसको में X और एक हो जाएगा यहाँ पे 0 या फिर O बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सिकल सेल सिंड्रोम में एक जी एमिनो एसिड है। अल्फा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड, अल्फा श्रृंखला में ग्लूटामिक के द्वारा सेवेरिन, बीटा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड या फिर बीटा श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड के द्वारा वैलिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाइए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सिकल सेल जो एफजी एमिनो एसिड है इसके बारे में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर इसके बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं यहाँ पर। वेजिटेटिव प्रजनन का कौन सा तरीका सेब और आम से ज़्यादा प्रचलित है। गुट्टी, कलम बांधने का काम यानी कि ग्राफ्टिंग, कटिंग या फिर ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी।
क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलम बांधने का काम, ऑप्शन नंबर बी, कट ग्राफ्टिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुटी के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? क्या हो जाएगा बतलाइए, आम, जैस्मिन, गुलाब, कैक्टस। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाइए, या फिर आप लोग इस चित्र देखकर इसका आंसर बतला सकते हैं। यह किसका चित्र है बताइए, इस फिगर का नाम भी आप लोग बताइए। तो इसको बोलते हैं जैस्मिन, जैस्मिन इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चमेली, चमेली आप लोग नाम सुने ही होंगे, इसको चमेली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। मानव महिला में भ्रूण निष्कासन प्रतिक्रिया प्रेरित है स्तन ग्रंथियों के विभिन्नीकरण से, एमनियोटिक द्रव द्वारा उत्पन्न दबाव से, पीयूष ग्रंथि द्वारा ऑक्सीटोसिन के स्राव से, या फिर पूर्णतः विकसित भ्रूण तथा अफरा से। क्या है इसका राइट आंसर, यहाँ पर सभी लोग बतलाइए। और यह प्रीवियस ईयर का पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्णतः विकसित भ्रूण तथा अपरा से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मिएशन यानी शुक्राणुगमन, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस कयांतरण, या फिर स्पर्मेटोसिस शुक्राणु नियमन। क्या हो जाएगा बतलाइए यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी कयांतरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कयांतरण। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, भ्रूण में आनुवांशिक विकार निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रसव पूर्व तकनीक कही जाती है लैप्रोस्कोपी, एमनियोसेंथेसिस, संयम, या फिर सहवास अवरोधन। क्या कहा जाता है उस तकनीक का नाम बतलाइए। तो उसको एमनियोसेंथेसिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी एमनियोसेंथेसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, तांबा अवयुक्त करने वाली अंतः गर्भाशय युक्तियों से अवमुक्त तांबे के आयन अंडोत्सर्ग को रोकता है, आरोपण के लिए गर्भाशय का अनुपयुक्त कर देता है, शुक्राणुओं के केशिका भक्षण में वृद्धि कर देता है, या फिर शुक्राणु गतिशीलता को कम कर देता है। तो इसका आंसर सभी लोगों को मालूम होगा, शुक्राणु गतिशीलता को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शुक्राणु गतिशीलता को कम कर देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, क्राई डू चैड सिंड्रोम का कारक गुणसूत्र विपथन कहलाता है। क्या कहलाता है बतलाइए, द्विगुणन, विलोम क्रम, विलोपन, या फिर स्थानांतरण। क्या कहलाता है यहाँ पर बतलाइए। और क्राई डू चैड सिंड्रोम के बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलोपन। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्राई डू चैड सिंड्रोम एक दुर्लभ क्रोमोसोमल विकार है जो क्रोमोसोम 5 के भाग का आनुवांशिक सामग्री के विलोपन के कारण होता है। इस स्थिति के अन्य नाम कैट क्राई सिंड्रोम और 5p सिंड्रोम है। लक्षण गुणसूत्र 5 के आकार और विलोपन के क्षेत्र का आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा तो एक बार। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए सभी क्लास में कराया हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक परिवार के 3 बच्चों के रक्त समूह ए बी है तो माता पिता के जीनोटाइप है। तो ये भी क्वेश्चन क्लास में कराए थे। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए, इसका क्या हो जाएगा, इसका बतलाइए क्या हो जाएगा, IA, IB। इसका देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, IA और IBI।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन को क्लास में कराया हुआ सभी के सभी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एडवर्ड संलक्षण की विशेषता है 21वें क्रोमोसोम के त्रिसूत्रता, 18वें क्रोमोसोम के त्रिसूत्रता, 13वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता या फिर 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए सभी लोग। एडवर्ड सिंड्रोम क्या हो जाएगा यहाँ पर बतलाइए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे दिया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता। यहाँ पर देखिए 18 ट्राइजोमी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दो विभिन्न प्रजातियों से उत्पन्न पॉलीप्लोइडी को कहा जाता है ऑटो पॉलीप्लोइडी, ट्रिप्लोइड, एलो पॉलीप्लोइडी या फिर मोनोप्लोइड। क्या कहा जाता है यहाँ पर बतलाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एलो पॉलीप्लोइडी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आधुनिक मनुष्य का निकटतम प्रत्यक्ष पूर्वज था निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नोन मानव, जावा मानव या फिर हिडलबर्ग मैन। इसका जो आधुनिक जो प्रत्यक्ष पूर्वज जो है वो क्रोमैग्नोन मानव या फिर होमो सेपियंस है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए अपने स्थिति बदल सकने वाला डीएनए तत्वों को कहते हैं एक्सॉन, इंट्रॉन, सिस्टोन या फिर ट्रांसपोजोन। क्या कहते हैं इसको बतलाइए। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बतलाइए। इसको ट्रांसपोजोन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसको ट्रांसपोजोन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मायास्थीनिया ग्राविस एक उदाहरण है वायरस जनित रोग का, प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, स्वप्रतिरक्षित रोग या फिर एलर्जी प्रतिक्रिया रोग। किसका है बतलाइए। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रोग है बतलाइए। तो यह स्वप्रतिरक्षित रोग है, ऑप्शन नंबर सी, स्वप्रतिरक्षित रोग। यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है स्वप्रतिरक्षित रोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि HIV का चुनिंदा लक्ष्य होती है बी स्मृति कोशिकाएं, टी सहायक कोशिकाएं, बी प्रेरक कोशिकाएं या फिर टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं। क्या होता है बतलाइए। HIV का जो चुनिंदा लक्ष्य होता है वो टी सहायक कोशिकाओं, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए शब्द आणविक कैची आमतौर पर संदर्भित करता है DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, नियंत्रित एंडोन्यूक्लियेज यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या फिर DNA लाइगेज। क्या हो जाएगा यहाँ पर बतलाइए। तो आणविक कैची जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव के उत्पाद का रुधिर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने हेतु व्यापीकरण किया गया है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनोस्कस परप्यूरियस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी या फिर एस्परजिलस नाइजर। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोनोस्कस परप्यूरियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है घातक मलेरिया का कारण होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या फिर प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्या हो जाएगा बतलाइए। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा बतलाइए। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए। इसका जो सबसे घातक होता है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए प्रमुख भक्षी कोशिकाएं हैं लिम्फोसाइट, मास्ट कोशिकाएं, मैक्रोफेज या फिर प्लाज्मा कोशिकाएं।
भक्षी कोशिकाएं कौन है यहाँ पर बतलाइए। भक्षी कोशिकाएं कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्रोफेज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मैक्रोफेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, एडिज एजिप्टी एक वेक्टर है डेंगू तथा पित्त ज्वर का, डेंगू ज्वर का, पित्त ज्वर का या फिर जापानी इंसेफेलाइटिक का, किसका है यहाँ पर बतलाइए। एडिज एजिप्टाई वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंगू तथा पित्त ज्वर का। तो यही था बायोलॉजी का क्वेश्चन। इसके बाद नीचे यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू होता है। तो बायोलॉजी का यही था आज का क्वेश्चन। कैसा लगा आज का क्वेश्चन, अगर आप लोगों का केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन अगर चाहिए तो बतला दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब मिलते हैं अगली क्लास में।